सभापति महोदय, यह मेरा पहला भाषण है जिसे मैं अपनी मातृभाषा बंगाली में देना चाहता हूँ। मैं इस चर्चा में देश के किसानों की समस्याओं और उनके हल की दृष्टि से भाग लेना चाहता हूँ। आज हमारे अधिकांश किसानों के समक्ष जटिल समस्याएं हैं। क्या ये समस्याएं केवल किसानों की ही हैं? ऐसा नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं ने हमारी समूची सामाजिक व्यवस्था के समक्ष समस्याएं पैदा कर दी हैं। इस बात का अनुभव दोनों पक्षों अर्थात कांग्रेस और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को जो सत्ता में है करना चाहिए। कांग्रेस के विरुद्ध एक राजनीतिक निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप उनका देश में 42 वर्ष पुराना शासन समाप्त हो गया। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भी सचेत करता हूं कि वह जनता को जिसने उन्हें वोट दिए हैं दिए गए वायदे पूरे करे। यदि वे आगामी दिनों में किसानों की जो आज देश की प्रमुख समस्या को हल नहीं करेंगे तो किसान निकट भविष्य में उनका वर्तमान शासन के कार्यकाल में उनके विरुद्ध वैसा ही राजनीतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए किसानों की समस्याओं को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए तथा इस माध्यम से ही औद्योगिक और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके लिए किसान एक सुनिश्चित वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मेरे विचार से इस सभा में लगभग 400 माननीय सदस्य किसानों के वोट से चुने गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता किसान बाहुल्य क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं। जो किसान हमें चुनते हैं उनमें से 70% पूर्णतः गरीब हैं। छोटे किसान, बटाईदार, कृषि मजदूर बड़ी मुसीबत में हैं। देश में ये ऐसे लोग हैं जिन पर सबसे अधिक अत्याचार होता है, जिनका सबसे अधिक शोषण होता है और जो सामाजिक अन्याय के शिकार होते हैं। मुझे यह सोचते हुए शर्म महसूस होती है कि स्वतंत्रता के बहुत वर्षों के बाद भी हम इन दलितों के प्रति उदासीन हैं, जिनके वोटों से हम लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को उनको चुनावी वायदों के बारे में स्मरण कराना चाहता हूँ। उन्होंने वायदा किया था कि वे कृषि विकास को अत्यधिक महत्व देंगे। आपको भी कांग्रेस के समान किसानों की विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य मेरी बात को समझ रहे हैं क्योंकि मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने गाँव, देश की गरीब जनता, बटाईदारों और कृषि मजदूरों और 70% लोगों की जो कृषि पर आश्रित हैं स्थितियों के बारे में बोल रहा हूँ। पश्चिमी बंगाल की स्थिति देश के अन्य भागों से पूर्णतः अलग है क्योंकि उन्होंने इन गरीबों की आंतरिक भावनाओं को समझा है। केंद्र की आर्थिक और वित्तीय नीतियों तथा अत्यधिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हुए यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई आश्चर्य की आशा नहीं की जा सकती। परंतु उन्होंने जिस तरह से भूमि समस्या को हल करने में पहल की है तथा कृषि को अत्यधिक महत्व दिया है वह लगभग क्रांतिकारी है। इसके फलस्वरूप आज पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक स्थिति दिखाई देती है। यहाँ किसानों को केवल सम्मान और सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं है बल्कि वे जागरूक हैं और यह अनुभव करते हैं कि वे सरकारें बनाते हैं, उन्हें चलाना उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। गरीब किसान यह भी अनुभव करते हैं कि सरकार जिसके लिए उन्होंने वोट दिया है द्वारा बनाई गई नीति को कार्यान्वित करना उनकी जिम्मेदारी है। यह किसानों में जागरूकता वामपंथी सरकार ने पैदा की है, जिसका तात्पर्य उपलब्धि से नहीं है। किसान यह अनुभव करते हैं कि उनकी सरकार उनके आर्थिक उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही है, यद्यपि उनके समक्ष बड़ी विवशताएं हैं। इन सब कारणों से आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण गरीबों में उल्लेखनीय एकता है। इस वर्ग एकता को कोई तोड़ नहीं सकता है। जब समूचे देश में सांप्रदायिकता फैली हुई है परंतु पश्चिमी बंगाल की जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ हिंदू, मुसलमान, संथाल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में एकता है। वे एकजुट होकर कार्य करते हैं तथा वामपंथी सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करते हैं और उन्हें सफल बनाने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी बंगाल और देश के अन्य भागों में यह अंतर है। अब मैं आपके समक्ष अपना लिखित भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं, अन्यथा मेरा निर्धारित समय समाप्त हो जाएगा और पीठासीन अधिकारी मुझे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहने लगेंगे। इसलिए मैं जल्दी ही आपके समक्ष अपना लिखित भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं।